हाँ, अब देखो, अब हमने जो कल जो पढ़ा था, आज ऑलमोस्ट 7th लेक्चर है इसी चैप्टर का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका 7th चैप्टर है, ठीक है ना। कल जो हमने लास्ट पे जो टॉपिक छोड़ा था वो हमने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था कि मिडिल क्लास कौन से लोग थे, ठीक है ना। तो इसका हमने देखा कि मिडिल क्लास में जैसे हमने देखा कि जो एजुकेटेड थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे, तो फिर उन्हीं में से जो सबसे पहले नेशनलिज्म का जो आइडिया है ना वो फैल गया, ठीक है ना। क्यों फैला, इसके भी हमने रीजंस देखे कि इन्हीं में ये आइडियाज़ क्यों फैले, ठीक है। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। तो टॉपिक है लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हमने पहले ही दिन समझा है कि है क्या, है ना। तो अब मसला है वर्ड लिबरल का। लिबर एक लैटिन वर्ड में से निकला है लिबर, ठीक है ना। लिबरल एक लैटिन वर्ड से निकला है लिबर, विच मीन्स फ्री। इसका मतलब क्या है अब, फ्री। फ्री मीन्स आज़ाद। तो यहाँ पे इसका मतलब है आज़ादी, फ्रीडम। लिबरलिज्म का मतलब है, लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। आवाज समझ को। सो लिबरल का यहाँ पे मतलब है, लिबरल वो लोग थे जो बिलीव कर रहे थे फ्रीडम पे। किस चीज़ की फ्रीडम? सर बहुत सारी फ्रीडम होती हैं, हम देखेंगे कि ये कौन सी फ्रीडम मांग रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द आइडियाज़ ऑफ द नेशनल यूनिटी। अच्छा, नेशनलिज्म कौन से लोग थे? नेशनलिज्म का मतलब था पैट्रियोटिज्म, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा चाहते थे कि जिससे जुल्म नहीं हो। सो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है वो नेशनलिस्ट बंदे जो कि फ्रीडम चाहते थे। सर फ्रीडम किसकी अब चाहते थे, ये हम देखेंगे। वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। तो अगर हम पहले बात करेंगे, जो हमने देखे थे कल, जो पहला मिडिल क्लास आया था ना, ये जो पहले नेशनलिज्म अब जो राइज हो रहा था ना, उनका बिलीफ एक था सर, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, दैट मीन्स फ्रीडम। दूसरे वर्डों में हम ये बोलेंगे, दे वर बिलीविंग ऑन आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी। सर किस चीज़ की आज़ादी चाहते थे, अभी हम वो भी देखेंगे। आप पहले इधर समझो फिर देखो, ठीक है ना। अब दूसरा, लिबर मीन्स फ्री इन लैटिन वर्ड। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको यहाँ पे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो न्यू मिडिल क्लास अब इमर्ज हुआ, जो हमने कल देखा कि मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ। पहले हमने कल देखा एक ग्रुप था जो थे एरिस्टोक्रेट, दूसरा हमने देखा न्यू मिडिल क्लास, और हमने देखा एक और ग्रुप था, इससे पहले हमने देखा था पीजेंट्री। पीजेंट्री में से एक ग्रुप इमर्ज होके आया जिनको हमने बोला फिर न्यू मिडिल क्लास। वो थोड़े बहुत प्रॉस्पेरियस बने, ये हमने कल देखा। अच्छा सर, ये जो नेशनलिज्म, सॉरी, ये जो न्यू मिडिल क्लास था ना, इनका बिलीफ क्या था? इनका बिलीफ था कि एक तो था फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ सेम होना चाहिए। लॉ मीन्स रूल्स सेम होने चाहिए। इसको हम डिटेल में इधर देखेंगे। लिबरलिज्म वो समझते थे कि दो तरीके की लिबरलिज्म होनी चाहिए, और वी कैन से देयर शुड बी एंड देयर मस्ट बी टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है ना। जो इनको क्या बोलते हैं, जो कि सबसे पहले ये आए थे, क्या बोलते हैं इनको, न्यू मिडिल क्लास जो आया था, इनका जो पहले इनिशियल बिलीफ ये था कि देयर शुड बी लिबरलिज्म इन टू वेज। सर एक लिबरलिज्म होना चाहिए पॉलिटिकल एंड दूसरा इकोनॉमिक। जैसे हम बोलते हैं फ्रीडम दो तरीके के होनी चाहिए सर, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल मीन्स रिगार्डिंग एंड रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मीन्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी, ठीक है ना, रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस, रिगार्डिंग ट्रेड, रिगार्डिंग बिजनेस। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक ये देखा कि लिबरलिज्म हमें पढ़ना है। इस मेन जो स्लाइड का एक ही मकसद है कि हमें लिबरलिज्म को समझना। लिबरलिज्म को हमने समझा, इट मीन्स फ्रीडम। सर फ्रीडम कैसी होनी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल जो ये पहले बने थे कौन से लोग, न्यू मिडिल क्लास। जो न्यू मिडिल क्लास जो था, ये इनका कहना था
कि जो लिबरलिज्म है इट मस्ट बी इन टू वेज। सर पहला लिबरलिज्म होना चाहिए कि पॉलिटिकल एंड सेकंड वन मस्ट बी इन इकोनॉमिक वे। पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स द किंग एंड द रूल्स, ठीक है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है इकोनॉमिक, रिगार्डिंग द जॉब्स, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, मर्चेंट्स, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटीज सब आ जाएगा इसमें। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि अलग अलग, ठीक है। पहले सर पहला है पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसको बोलते थे और पॉलिटिकल स्फीयर में इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। मैंने बोला लिबरलिज्म दो तरीके की होनी चाहिए, एक होना चाहिए पॉलिटिकल, दूसरा होना चाहिए इकोनॉमिक्स। पहले हम पॉलिटिकल स्फीयर में देखेंगे कि फ्रीडम पॉलिटिकल स्फीयर में किस चीज़ को बोलेंगे पॉलिटिकल स्फीयर में। और पहला पॉइंट मैंने बोला पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, बोला ना मैंने। अब देखेंगे इधर, देखो पहला पॉइंट, इट emphasized the concept of the government by consent, that means government by consent, it is some sort of elected government। पहला मैंने बोला इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन रूलर्स। सर पॉलिटिकल फ्रीडम ये होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट बनेगी ना, whether it is king or any other elected member, it should be in the elected manner, so everyone should be consent, everyone should be in consensus। पहले सब इस पे रजामंद होने चाहिए, हाँ ये सही है हमारे लिए, तब जाके जो गवर्नमेंट मेरे रजामंदी पे बनेगी ना इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये मेरी एक पॉलिटिकल फ्रीडम है। अब पॉलिटिकल फ्रीडम है, मैं बस नहीं ये बोझ में कहीं, जैसे हमने देखा कि फ्रांस में लुई 16 था, उसको किसी ने चुना था, नहीं चुना था, सो वहाँ पे उनको जो है कर्टेलमेंट ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे था, ठीक है ना। पॉलिटिकल लिबरलिज्म उनको नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था सर, इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे उनको चूज़ करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाता था कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करें, इसका ये तो उनको ये मौका नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। अब जो सबसे पहले जो न्यू मिडिल क्लास बना ना, उन्होंने बोला कि लिबरलिज्म होना चाहिए, लेकिन दो तरीके का लिबरलिज्म होना चाहिए। पहले उन्होंने बोला पॉलिटिकल लिबरलिज्म होना चाहिए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में पहला जो मतलब है इसका पहली जो मीनिंग है पॉलिटिकल स्फीयर में वो ये है कि गवर्नमेंट should be by consent and by consensus of the people, or we can say in other words it should be elected government, ठीक है ना, some sort of elected government, जहाँ पे लोग खुद गवर्नमेंट को चुने। किस किस को ये पॉइंट समझ आया? फ़हीम तोन बे मुतहरा ये कोई ये ना क्या सोच चाह करूँ तो आपको नहीं आया समझ, आप दोनों को नहीं आया तेल ना रेज योर हैंड्स देन, आप तीनों को पीछे जो है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा फिर मैं किसी को भी उठाऊंगा, ठीक है ना। सो बी कंसंट्रेटेड। अब ये पॉलिटिकल स्फीयर में फ्रीडम किसको बोलेंगे? लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, लिबर मीन्स फ्री एंड लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, समझ आया। तो लिबरलिज्म पॉलिटिकल स्फीयर में सर पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि मेरी पॉलिटिकल सोच फ्री होनी चाहिए। पॉलिटिकल सोच मीनी जो सर मुझ पे हुकूमत करने जा रहा है ना बंदा, वो मेरे विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कोई ऐसा डब्बे में पैक करके आ जाएगा पीएम बनेगा सीएम बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको मैं चूज़ करूँगा पहले मुझे चॉइस दो, 2 बंदे 3 बंदे 5 बंदे, ठीक चल रहा है ना, 2 बंदे 5 बंदे 6 बंदे, उनमें से मैं किसी को चूज़ करूँ, ठीक है ना। तो चूज़ कैसे करेंगे ये हम सिविक्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हम पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन सिस्टम वगैरह जो पढ़ेंगे उसमें हमें ये पूरा समझ आ जाएगा। इवन 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं, पढ़ा है ना। तो हाँ, तो जैसे हमने देखा कि एक सिस्टम होता है वहाँ पे कि जब किसी को भी कंटेस्ट इलेक्शन करना होता है उसको अपनी डिटेल सारी देनी होती हैं, उसका कोई क्रिमिनल केस मत है, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ देना होता है ताकि लोग अच्छे से चूज़ करें कि हमें किस बंदे को चुनना है, कौन समाज में सोसाइटी में सबसे अच्छा होगा। तो ये है पॉलिटिकल फ्रीडम कि लोग जब गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने कंसेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कंसेंट को बच्चों सुरेजी हाँ अब ये ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फिर भी वो ठीक नहीं करेगा, पॉलिटिकल जहाँ पे गवर्नमेंट पे कंसेंट का ये भी मतलब है ठीक गवर्नमेंट नहीं करेगा, नेक्स्ट सेशन ये होगा इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, वहाँ से दूसरे बंदे को चांस दे सकता हूँ, ठीक है ना। नाउ
Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and clerical privileges. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एक आइडिया जो इमर्ज हुआ था, दो आइडिया एक्चुअली इमर्ज हुए थे। पहला आइडिया इमर्ज हुआ था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कोई मुझे बोलेगा किसको बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स खुद, ठीक है ना, सारे रूल एक ही बंदे के पास होते थे। ऑटोक्रेसी, सारे के सारे रूल या तो एक बंदे के पास या तो कुछ बंदों के पास, ठीक है ना। सो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वी कैन से ऑल पावर्स वर वेस्टेड अंडर द वन पर्सन, और वी कैन से अंडर द स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था? इससे वो बन जाता था एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। तो जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, इस कंसेप्ट पे सब लोग जो है उंगलियां उठाने लगे, आवाज़ उठाने लगे। दे रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट दिस कंसेप्ट। उन्होंने क्या बोला? दे स्टूड अगेंस्ट दिस कंसेप्ट एंड एट द एंड ऑफ डे, सो हर एक जगह पे क्या हुआ सर? जहाँ पे भी रेवोल्यूशन आता था वहाँ पे इस ऑटोक्रेसी का एंड होता था। आप लिखोगे पावर वेस्टेड अंडर वन पर्सन। पर्सन मीन्स यहाँ पे रूलर, ठीक है गोबर? पर्सन मीन्स यहाँ पे रूलर, या कभी कभार रूलर कुछ बंदे भी होते हैं, 2 3 4 5, है ना, तो उनमें सारा पावर होना। देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कोई ऐसा डिवीजन नहीं है, सारे के सारे पावर एक ही हाथ में है। एग्जीक्यूट भी वही करता है, बनाता भी वही है, एंड जुडिशरी भी वही है। आवाज समझ? तो ये था ऑटोक्रेसी। इस चीज़ को रिजेक्ट अब इन्होंने बोला कि इसका एंड होना। दूसरा था क्लर्कल प्रिविलेजेस। दीज आर सेम एज द बर्थ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। क्लर्कल दैट मीन्स ऑफिसर का बेटा ऑफिसर, ठीक है ना। तो किंग का बेटा जो किसी हाई पोस्ट पे, या किंग ही मजन आसान गुतिल यम जो बेटे साहब मत किंग बन जाते तो दूसरों को अच्छे पोस्ट मिल देते। वैसे ही तो ये भी एक जो था एक पॉलिटिकल स्फीयर में सर दो चीज़ें होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी का एंड और दूसरा जो प्रिविलेजेस है उनका भी एबॉलिश होना चाहिए। सेकंड, थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब एक चीज़ होना चाहिए, हमने देखा फ्रांस में हमने एक चीज़ देखा था, जब लुई 16 को क्या करना था, टैक्स को इंक्रीज़ करना था, तो उसने स्टेट जनरल में उसके पास एक पावर था मीटिंग को कंडक्ट करने का एंड मीटिंग को कॉल करने का। ही हैड अ पावर टू कॉल अ मीटिंग। वो डायरेक्ट वहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, वहाँ पे एक ओल्ड रिजाइम में एक रूल चल रहा था कि वो कॉल करेगा मीटिंग को, आफ्टर दैट वहाँ पे जो प्रपोजल रखेगा सामने उस पर फिर वोटिंग होगी। वोटिंग का स्ट्रक्चर भी फिर पता नहीं क्या क्या था, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। फिर लोगों ने डिमांड की, उस पर हमें नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर ये जाना। अच्छा, वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है जहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कशंस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्कशंस होते हैं, कंटिन्यूसली डिबेट्स होते हैं इश्यूज़ पे, ठीक है ना। अगर फ्रांस की बात करेंगे, वहाँ पे पहली बार जो इससे पहले लुई 16 ने जो मीटिंग बुलाई ना, आप देखोगे यहाँ पे लुई 16 ने 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई थी। लेकिन इससे पहले पता कब मीटिंग इस पे हुई थी? इसी स्टेट जनरल में वो हुई थी 1614 में। आप देखो कितनी गैप है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने इश्यूज होंगे कंट्री में? ये 1 साल से भी ज़्यादा है ना। तो इस 1 साल में कितने इश्यूज? एक साल में 100 साल से भी ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 100 ईयर्स, नॉट 1 ईयर, मोर देन 100 ईयर्स। आप देखो 1614 एंड नाउ 1789। तो इस एक सेंचुरी, यस एक सेंचुरी में कितने मसले होंगे एक कंट्री में, लेकिन कभी स्टेट जनरल की मीटिंग कंडक्ट ही नहीं हुई। इसका मतलब वहाँ पे वही ऑटोक्रेसी रूल चल रहा था। वो सब बोल रहा था असेंबली को करना है क्या, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा, ठीक है ना, वो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम का ये मतलब है सर देयर शुड बी अ पार्लियामेंट जहाँ पे डिस्कशंस एंड डिबेट्स होंगे। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको सबसे पहले थॉरोली वहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा। पार्लियामेंट में जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर देखते हैं लेफ्ट राइट, या वी कैन से वहाँ पे क्या होता है,
एक होती है अपोजिशन पार्टी, दूसरी होती है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कभी भी अगर कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन के साथ डिस्कशन होते हैं। अपोजिशन हमेशा रूल के कॉन्स को देखती है। कॉन्स मीन्स इसके डिमेरिट्स देखते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई रूल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया, इसके वहाँ के जो है जो नताइज क्या होंगे, कंसिक्वेंसेस इसके क्या होंगे, इसके डिमेरिट्स क्या होंगे, और वो उनको समझाने में लगती है। एट द एंड ऑफ डे अगरचे अपोजिशन के पास पावर नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट चलाए, बट पार्लियामेंट में उनका पावर होता है वोटिंग राइट का, तो वहाँ पे वोट डाल के ही रूल को बनाते हैं। 1/3 होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि जो ये ना जो मनी रिलेटेड बिल है 1/3 पॉपुलेशन होनी चाहिए जो कि उसके लिए वोट करे। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। एंड दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट कंसेप्ट, गवर्नमेंट पे कंसेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐड हुआ, दैट इज पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट समझो वन, जहाँ पे डिस्कशंस एंड डिबेट्स होंगे, कोई भी डिसीजन होगा पहले गौर खोज किया जाएगा क्या सच में इसका कोई जो नेगेटिव असर नहीं होगा, तब जाके उसको लिया जाएगा। आवाज समझ। तो लास्ट का चौथा पॉइंट, 19th century liberals also stressed the inviolability प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इनवॉलेबिलिटी दैट मीन्स प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन। तो इन्होंने ये भी बोला सर जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी। क्या? गवर्नमेंट वहाँ बिल्डोजर है तो मकलावान, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पे आई गवर्नमेंट न्यूक ज़मीन। सर यहाँ पे लोग कंजर्ट नहीं है कि वो राज़ी नहीं कि वो अपना ज़मीन गवर्नमेंट को दे, कहीं पे भी कुछ बनाना है। हम देख रहे हैं कि पुलवामा साइड में अभी हो रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ रिंग रोड परहैप्स बन रहा है, लेकिन वहाँ पे ज़मींदार बोल रहे बेचारे कि हमारा जो सब कुछ इसी पे डिपेंड है। और के पास 1 कनाल 2 कनाल, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, वो उनको कंपनसेट दे रहा है कुछ और, बस मसला ख़त्म। लेकिन वो कंपनसेट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसकी एक जो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, हाई कोर्ट की भी रूलिंग है, जब तक एक जो कंसेंट ज़मींदार से आप नहीं लोगे ना, तब तक आप नहीं ले सकते उससे ज़मीन, ठीक है ना। लेकिन उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे इनकी भी प्रॉपर्टी ऐसी होती थी, लुई 16 आता था और ले जाता था। बात होता है ये इतना शुभ में मेरी एक बीवी है, उसके लिए मैं इधर बनाऊंगा बड़ा सा महल, ठीक है ना, जिसका भी ये है बस गया वो, अब वो कुछ नहीं बोल सकता था। तो ऐसे जुल्म चल रहे थे। तो इस तरीके से जो इन्होंने बोला कि देयर शुड बी द प्रोटेक्शन फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज इनिशियल लिबरल्स। यह आया सारा समझ। इसको फिर से एक बार आप देख लो कि कहीं पे मत इन 4 पॉइंट्स में से कन्फ्यूजन है तो मुझे बोलो। लास्ट वाला पॉइंट था कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, कहीं पे मेरा शॉप है, कहीं पे मेरा ज़मीन है, कहीं पे मेरा मकान है, वो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं होता था। किंग को जो मर्जी था वो करता था। या जो बड़े बड़े जो लोग क्लर्जी के थे या जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, वो कभी भी वो प्रॉपर्टी छीन लेते थे मुझसे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटिकल स्फीयर में इन्होंने बोला कि लिबरलिज्म होनी, सर फ्रीडम ये होनी चाहिए कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ना वो मेरी ही होनी चाहिए, वो किसी की जो है वल्नरेबिलिटी का शिकार नहीं बनना चाहे, और उसकी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो कि एक रूल बनना चाहिए। आवाज़ समझे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट इससे पहले देखा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा था ना, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है सर, कानून सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर मुझे वोटिंग राइट मिल रहा है, इफ़ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ये भी 18 ईयर्स ओल्ड हैं जो कि आप लोग नहीं हो, ये फॉर एग्जांपल तू 18 ईयर्स ओल्ड, मैं भी 18, अगर मैं वोट डालने का हक रखता हूं तो आप भी रखते हो, है ना। तो जैसे मेल वैसे फीमेल। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज ठीक है। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स वोटिंग राइट्स। क्या उसको ये वोटिंग राइट्स, इसको बोलते हैं अडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। एक्चुअली अडल्ट मीन्स कि जो भी अडल्ट होगा। अडल्ट अब पहले ज़माने में 21 को माना जाता था, अब 18, तो आधे कंट्रीज अब बोलते हैं कि नहीं 14 ही है, ठीक है ना। तो अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स के राइट टू वोट,
राइट टू वोट। लेकिन इन्होंने एक डिमांड की थी इक्वालिटी बिफोर लॉ की थी ना, ये तो इस स्फीयर में भी आना चाहिए ना, पॉलिटिकल स्फीयर में भी फ्रीडम होनी चाहिए ना, हर एक को अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट चुनने का हक होना चाहिए ना। लेकिन इसमें वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड, वुमेन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जैसे हमने फ्रांस में देखा सर, एक्टिव पैसिव की बात की थी हमने, एक्टिव में कौन से लोग थे, सबसे पहले वुमेन नहीं थे उसमें, वुमेन को बहुत लेट वोटिंग राइट मिला है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन को आज़ादी के साथ वोटिंग राइट भी मिला, ठीक है ना। यहाँ से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वुमेन को भी वोटिंग राइट मिला, ये बात अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप लिखोगे सर, इस पॉइंट से ये हमें पता चलता है कि जो वुमेन थे उनको क्या किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था, एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ वुमेन के लिए एप्लीकेबल उस टाइम में नहीं था। आया समझ। अगरचे फ्रांस के लोग या जो यूरोप के लोग चाहते थे कि फ्रीडम हो, लेकिन लड़कियों की फ्रीडम ना हो, किस एतबार से, वोटिंग राइट में। बस उनको एक काम दिया जाता था, घर में खाना पका, वो करो ये करो, बस इससे बाहर मत निकलो। लेकिन आज मामला कुछ और ही है ना। कनेक्ट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस चीज़ को अगर आप कनेक्ट करोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जब भी वहाँ पे पहली जो इलेक्टेड मेंबर्स बने उनको किसने चुना था जनरल असेंबली में, उनको चुना था सर इलेक्टेड मेंबर्स ने ही, सॉरी वो इलेक्टेड मेंबर्स थे और लोगों ने ही चुना था, बट एक्टिव सिटीजन्स ने चुना था। एक्टिव सिटीजन्स में फिर से एक बार रिपीट करूंगा सर, एक्टिव सिटीजन्स थे सबसे पहले मेल होने चाहिए, नहीं सबसे पहले जो सिटीज़न होने चाहिए उस कंट्री का, से फॉर एग्जांपल फ्रांस के सिटीज़न होने चाहिए और उनकी एज 21 होनी चाहिए, प्लस वो मेल होने चाहिए, वुमेन होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थी। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है। नाउ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर में हमने समझा 4 पॉइंट। अब यही हम समझेंगे सर इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है, इकोनॉमिक स्फीयर में कौन सी फ्रीडम लोगों को चाहिए थी, कौन सी वाली चाहिए थी, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। द इमर्जिंग मिडिल क्लास डिमांडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एट द कैपिटल। हमने देखा था कि यूरोप के जो बहुत सारी कंट्रीज थी ना सर, वो डिफरेंट जो कैंटोन्स में थे, डच में थे, ठीक है ना। कल हमने जो देखा था कि डच में वो डिवाइड थे ना, छोटे छोटे पैचेस बने थे जहाँ पे ड्यूक हुआ करता था, किंग क्वीन हुई करती थी, या कभी कभार क्या होता था कि जो कुछ यूनिट्स में भी डिवाइड होता था। तो इससे क्या होता था, जब भी एक बंदे को बिज़नेस करने के लिए जाना होता था, वो क्या करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जब अपना जो ये ना कोई भी गुड होगा, उसके पास कोई भी प्रोडक्शन होगी, वो उसका बिज़नेस जब करना चाहता था ना, वो दूसरे जगह पे लेना चाहता था, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम उसको हर एक जगह पे टैक्स ऐड होता था। से फॉर एग्जांपल अगर ये कोई कंट्री है, जैसे हमने कल एग्जांपल दी थी जर्मनी की, है ना, से फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री है, यहाँ पे बंदा आया अपना जो प्रोडक्शन लेके, यहाँ पे टैक्स कटेगा, यहाँ पे दूसरा टैक्स, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स, इनको बोलेंगे सर रेस्ट्रिक्शन थी। क्या थी, रेस्ट्रिक्शन थी। तो ये यही जो गुड अगर लास्ट में इधर पहुंचता था ना, अगर ये 500 रुपये नेचना द्रामुद ये 5 हाथन यूर, तो इतने टैक्स इस पे चढ़ते थे। तो इस तरीके से जो इन्होंने बोला कि सर ट्रेड में भी, इकोनॉमिक स्फीयर में भी ये फ्रीडम होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए। मार्केट में कोई जो धांधली नहीं, या हम एक दूसरे तरीके से बोलेंगे अगरचे ये जर्मनी है, या ठीक है ना, ये जर्मनी है, यहाँ पे कितने जो हैं पैचेस बहुत सारे, यहाँ पे भी मार्केट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैं किसी भी मार्केट में अपने इस प्रोडक्शन का बिजनेस कर सकता हूँ कि ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भी स्टेट ने इम्पोज की हैं रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट कौन सा इम्पोज करेगा रेस्ट्रिक्शन, सर एक तो टैक्स का, दूसरा कभी कभार इनके बीच में क्या होता था, कुछ गड़बड़ होती थी, ये मुझने येत के लकन दिवा ये बिज़नेस करने की, ये मुझने येत के लकन दिवा ये बिज़नेस करने की। जैसे आजकल होता है, कभी कभार पाकिस्तान और इंडिया के साथ कुछ अनबन होती हैं इन दोनों में, पाचम करा पान बिजनेस तम टाइम थोड़ा करान ये ना, ये
halter, ठीक है ना, they halted the business as well. पति गसान border बंद तीतिस टाइमस छ पत यपर गंड द्रोगान छ ना पाकिस्तान पे ज़्यादा, तो ये कन ये यम चीज़ नेरान पाकिस्तान में तिम तत द्रोगान, तो आम लोग हैं इसमें जो सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे यही डिमांड थी, सर कुछ भी हो जाएगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन ट्रेड की नहीं होनी चाहिए। आवाज़ समझ। तो इकोनॉमिक स्फीयर में हमने देखा सबसे पहला सर फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्टेट इम्पोज्ड जो रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए वो भी ख़त्म होने चाहिए। दूसरा ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड द कैपिटल, तो किस पे, गुड्स एंड द कैपिटल जो मूवमेंट होती है मार्केट में। अब वाई चेंजेस इन द इकोनॉमिक सेटअप एट दैट टाइम, वाई चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक सेटअप एट दैट टाइम, सर ये चीज़ें क्यों, क्योंकि उस टाइम था ही चैलेंज, उस टाइम गड़बड़ी थी ही जो मैंने समझाई, दैट्स वाई दे डिमांडिंग सच थिंग्स। क्वेश्चन है सर ये चीज़ें उन्होंने क्यों डिमांड की, कौन सी चीज़ें, एक तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, दूसरा उन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज एज वेल एज द कैपिटल। तो ये चीज़ें क्यों, क्योंकि सर चैलेंजेस थे उस टाइम, दैट्स वाई दे डिमांडेड। चैलेंजेस कौन से थे जो मैंने इधर समझाए, चैलेंजेस थे पैचेस में डिवाइड था और वहाँ पे हर एक जगह पे इनके अलग अलग टैक्सेस लगते थे। इवन इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे आगे जाके कि वहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह में भी कुछ गड़बड़ी चल रही थी, एक जगह पे एक मेजरमेंट दूसरे जगह पे दूसरी मेजरमेंट, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी समझेंगे। डिफरेंस यहाँ पे ही नेक्स्ट स्लाइड में क्यों, डिफरेंस इन यूनिट ऑफ वेट एंड द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कपूर से मेन ठीक है ना, ये गो फॉर एग्जांपल यूता 1 मीटर, बेकिस में यूता 1 मीटर, उसमें ये है 10 मीटर, तमिस नेरन बेकिस में 5, सह गना परेशान। अगर मैंने 10 मीटर के पैसे दूसरे इलाके में दिए, यहाँ पे ये 5 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मीटर की वो जो जिससे मेजर करते ना वही बड़ा हो गया, असल में कपड़ा तो बराबर था, तो ये भी प्रॉब्लम होती थी। या ये यूता ये गैस किलोस वनो ये 15 किलोन गैस मुट, अगर ये बेकी जाए निमो तक दपान ये 5 किलो गैस मुट, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट्स में कुछ डिफरेंसेस थे, आ रहा है समझ। तो इनमें भी परेशानी थी। तो जैसे ये बोलते हैं एग्जाम्पल ये एल गो यम सत कपूर मेनान, ठीक है ना, सो स्केल हो कपूर मीटर ये मीटर तथ वन, यम्स पता कत वन। तो आया समझ। तो इसमें समझा आपने कि कहीं पे है इसमें अभी भी कन्फ्यूजन। फिर से एक बार देखो, आप स्लाइड को देखते जाओ, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा डरने के बगैर, कोई भी, अजय कुमार अच्छे से देखो, बहन कहाँ है आपकी, नहीं आई है, वंस या बे गो बाकी असल पराना बाकी। अब तीनों को आया समझ, चा से वना चा आवा समझ, गुड, चाहे क्या नहीं तो समझे। मुतैरा ज़रा अपनी जगह पे बोलो कि ऐसे बैठ के क्या समझा आपने कि इकोनॉमिक स्फीयर में कौन सी फ्रीडम होनी चाहिए, जोर से। हाँ हाँ ओके, तो इन्होंने कहा हमें फ्रीडम होनी चाहिए हर एक मार्केट पे, और जो भी स्टेट ने इम्पोज करे थे रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि एक मार्केट से लेकर दूसरे मार्केट में आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हाँ, जो मतलब वो सारी इम्पोज वो ऑटोक्रेट्स ने करी थी और रेस्ट्रिक्शंस, गुड, वो खत्म कर एबॉलिश कर। ठीक, इन्होंने बोला था कि रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन सर किसने की थी, स्टेट ने। स्टेट का यहाँ पे आपको समझना है कि गवर्नमेंट, ये कंट्री है, इसको यहाँ पे आप गवर्नमेंट फिलहाल समझो। सर जो गवर्नमेंट की ओर से रेस्ट्रिक्शंस होती थी, रुकावट बना, क्या बना, जैसे मैंने पाकिस्तान इंडिया की जो एग्जाम्पल दी, इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनती थी। तो बोला कि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट की, कि यहाँ से मैं कोई भी चीज़ या कोई भी अपनी प्रोडक्शन ले सकता हूँ, तो वो मैं दूसरे इलाके में बेचना चाहता हूं, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आवागबर समझ। तो सर क्यों इन्होंने यही डिमांड की, क्योंकि चैलेंजेस इस तरीके के थे, और हमने देखा कि वेट्स एंड मेजरमेंट्स में भी वहाँ पे डिफरेंसेस हुआ करते थे। क्लियर। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट।
नाउ such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class. जो भी कंडीशंस मैंने बोली कि क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जो नया इकोनॉमिक क्लास ग्रो हुआ, कौन से सर? मिडिल क्लास, नया क्लास हुआ ना ग्रो, जो हमने जो कल वाले ये इसमें टॉपिक में देखा, कल वाले लेक्चर में देखा, नया एक क्लास इमर्ज हुआ जिनको हम बोलते हैं कमर्शियल क्लास। बोला हमने कमर्शियल क्लास जो नया ग्रो हुआ, उनका वो बिलीफ इस बात पे कर रहे थे सर जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस कौन है? रेस्ट्रिक्शंस, टैक्स इम्पोजिशन, ठीक है ना, जो फ्रीडम मार्केट में नहीं है, वो समझते थे इस चीज़ को ऑब्स्टैकल वो समझते थे कि सर हम बिज़नेस करना चाहते थे, वी वांट टू ओन मनी, वी वांट टू जो है हम क्या करते हैं, वी वांट टू डू द गुड बिजनेस हेयर, बट देयर इज़ द ऑब्स्टैकल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द सोसाइटी। तो वो क्या करना चाहते थे? वो इस चीज़ को एबॉलिश करना चाहते थे। अब क्या ये सच में एबॉलिश हुआ और कैसे हुआ ये हम देखेंगे। वो बेचारे क्या करना चाहते थे? दे वांट टू अर्न मनी, ठीक है ना, लेकिन ऑब्स्टैकल है, जो रास्ते में कुछ रुकावटें खड़ा है, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। नाउ देयरफॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी वाज डिमांडेड। अब इन्होंने इसमें डिमांड की, किस में सर? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में उन्होंने एक चीज़ डिमांड की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर, कौन सा? यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यूनिफाइड मीन्स सेम, यूनिफाइड मीन्स सेम, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेम रूल्स फॉर ऑल इन एवरी मार्केट। सर हर एक मार्केट में सेम रूल सबके लिए। जैसे हमने देखा देयर वर डिफरेंसेस इन द मेजरमेंट्स एंड द वेट्स। अब क्या होगा? वेट सेम होना चाहिए, ये डिमांड कर रहे हैं सर्टेन। दे डिमांडेड फॉर द सेम मेजरमेंट एंड द सेम वेट। वो बोल रहे हैं कि हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक मार्केट में हम बिज़नेस करना चाहिए। तो फ़िलहाल इनकी ये डिमांड है। यूनिफाइड मीन सर वहाँ का बंदा यहाँ पे बिज़नेस करना चाहे और यहाँ का बंदा वहाँ पे बिज़नेस करना चाहे, तो दोनों साइड में क्या होना चाहिए? दोनों साइड में यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, सेम सिस्टम होना चाहिए। तो फिर हम कल इसका पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ज़ोलवेयर एक यूनियन फॉर्म किया गया, और ये हैं क्या, सो ये भी यही इसी के रिलेटेड है। इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है।